नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। हम फिर एक नए अंक के साथ आपके सामने उपस्थित है। जी हाँ, आज हम बात करना चाहेंगे आपसे कपास के बारे में। कपास मध्य प्रदेश की नगदी फसल है जिसे सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। क्या है कपास के सामयिक कार्य, इसके लिए हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर सतीश परसाई जी को, जो वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक है कृषि महाविद्यालय खंडवा में। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों। डॉक्टर साहब, जी इस समय जो कपास है किस अवस्था में है और क्या इसके सामयिक कार्य है, ये हमारे किसान भाइयों को बताएं। कपास जहाँ तक इस समय अवस्था है, कपास फलन की अवस्था है। जी। और कपास में चूंकि घेंटे लगते हैं तो घेंटे फूट रहे हैं और घेंटों की चुनाई का ये समय है। जी बिल्कुल। हाँ, और कपास में जो चुनाई का क्रम है ये अभी से जो शुरू हुआ है, जी। तो ये मार्च तक यदि पौधा हमारा किसान लगा के रखता है खेत में, तो मार्च तक सतत उसकी तोड़ाई वो कर सकता है। बिल्कुल। जी, तो ये काम इस समय चल रहा है, यानी पूरी की पूरी जो फसल है वो फलन की स्थिति में है। फलन की स्थिति में है। और जहाँ तक सामयिक कृषि कार्य का प्रश्न है, इस समय एक तो खरपतवारों का प्रबंधन, यदि खरपतवारों की समस्या है तो चूंकि अब कपास की फसल बहुत बड़ी अवस्था में है, इसलिए इस समय कोल पे नहीं चल सकते हैं। लेकिन हाथ से निंदाई गुड़ाई करके और खरपतवारों का नियंत्रण बहुत जरूरी है। आपने खरपतवार की बात की है, हाँ। कौन कौन से खरपतवार हैं जो अभी नुकसान करेंगे? खरपतवार रखते हैं, दूधी है, फिर आपका जंगली भिंडी है, गाजर घास है, हजार दाना है, ये कई प्रकार के जो खरपतवार हैं, दूधी है, तो ये सब आते हैं, चौलाई है, ये सब आते हैं। तो इनके लिए केवल अभी विकल्प, चूंकि खरपतवार नाशक भी इस स्थिति में नहीं डाला जा सकता है, तो केवल हाथ से निंदाई गुड़ाई करने का ही एक हमारे पास विकल्प। बिल्कुल। उसके बाद दूसरा जो सामयिक कार्य आता है, क्योंकि हमारे प्रदेश में लगभग पूरे क्षेत्र में बीटी कपास होता है, और बीटी कपास नमी की कमी के प्रति बहुत सुग्राही है, इसलिए नमी की कमी नहीं होना चाहिए, नमी की कमी ना हो जी। इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता हो सकती है। तो भूमि जब कड़क हो गई है और आप देखेंगे उसको उंगली उसमें अंदर डालने का कोशिश करेंगे तो नहीं जाएगी, सख्त है, तो ऐसी स्थिति में फिर हमें सिंचाई करना है। और सिंचाई करने में सबसे बेहतर तो कपास में मैं ये सुझाव दूंगा कि किसान भाई टपक सिंचाई पद्धति का। बिल्कुल, हमारे किसान भाई इस बात का ध्यान रखें कि हमारे जो वैज्ञानिक साहब बता रहे हैं कि टपक सिंचाई का हमें इस्तेमाल करना है। उससे क्या होगा, पानी की बहुत बचत होगी। अच्छा। हाँ, व्यर्थ पानी नहीं जाएगा। जी। और चूंकि पानी बहुत महत्वपूर्ण हमारा संसाधन है खेती के लिए, पीने के लिए, तो उसकी बचत हमारा पहला कर्तव्य जी। उसके बाद यदि किसान भाई के पास टपक सिंचाई या ड्रिप पद्धति नहीं है, तो ऐसी स्थिति में मैं उसको ये सलाह देना चाहूँगा कि वो एकांतर पद्धति से फसल में पानी जी, यानी एक कतार में पानी छोड़े और फिर एक कतार को बिना पानी के रखे, इस प्रकार से ये क्रम से वो पानी जी, तो इससे भी पानी की वो बचत कर सकता है और खेत में नमी भी रहेगी। खेत में नमी भी रहेगी जी। तो ये दूसरा सामयिक जी। और तीसरा काम है पौध संरक्षण का। कीट व्याधियों का प्रकोप होता है कपास की फसल में जी, तो उनके प्रबंधन का, उनके नियंत्रण का जी। कपास की फसल चूंकि बीटी ही लगाते हैं और बीटी कपास की फसल में इस समय केवल रस चूषक कीट दिखाई देते हैं प्राय, और उनमें हरा मच्छर है, सफेद मक्खी है, माहू है, तेला है, लाल मत्कुण है, ये कीट आते हैं। तो इन कीटों को कैसे बचे? हाँ, इन कीटों को बचने के पहले थोड़ा सा मैं इनकी हानि के बारे में बताना चाहूँगा कि ये कीट जो हैं, इनके शिशु और वयस्क दोनों अवस्थाएं फसल के लिए हानि का कारण होती है, और ये प्रायः पत्तियों के निचली सतह से रस चूस करके
हानि पहुंचाते हैं, जिससे पत्तियां धीरे धीरे पीली पड़ करके सूखने लगती जी। और जो माहो है या जो आपका जो मिलीबग है, ये कीड़े जो है पौधे की सतह पर जहाँ वो अपना पोषण प्राप्त कर रहे हैं वहाँ मीठा चिपचिपा पदार्थ जो है मधुरस जिसको हम कहते हैं वो भी स्रावित करते हैं, जिस पर कुछ समय बाद काली फफूंद विकसित हो जाती है, जिसके कारण पौधों की भोजन निर्माण की प्रक्रिया जो है वो प्रभावित होती है और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। जैसा कि आपने बताया कि हम अभी कीटनाशकों का उपयोग नहीं कर सकते खरपतवार में, तो क्या इसमें भी कर सकते हैं कि नहीं? इसमें कर सकते हैं। हाँ। कीड़ों के लिए कीटनाशक का उपयोग किया जा सकता है। जैसे? हाँ, जैसे सर्वांगी कीटनाशकों की हम अनुशंसा करें जी। उनमें हमारे पास 4-5 विकल्प हैं, जैसे इमिडाक्लोपिड है, थायोमेथेक्साम है, एसिटामिप्रिड है, फ्लोनिकामिड है या डाइफेंथ्यूरान। जी। तो इन दवाओं का हम उपयोग कर सकते हैं। दवाओं के उपयोग में सावधानी ये लेना है कि दवाओं का उपयोग अनुशंसित मात्रा में ही करें, यानी अनुशंसा से कम या अधिक दवा हम उपयोग करते हैं तो वो दोनों हमारे किसान के लिए नुकसानदायक है। हमारे किसान भाई कभी कभी सोचते हैं डॉक्टर साहब कि हम ज्यादा इस्तेमाल कर लेंगे तो फायदा मिलेगा। फायदा मिलेगा, वो उनके मन का संशय है जी। और उस संशय को, भ्रांति को उनको निकालना चाहिए जी। क्योंकि अधिक दवा से भी कीट जो है उसमें दवा के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है और फिर वो दवा बेकार हो जाती है। तो दवा जो है अनुशंसा बताई गई है उसके अनुरूप ही उपयोग करें, उससे कम या ज्यादा दोनों हमारे लिए नुकसान बिल्कुल हो सकती है। दवाओं का अनावश्यक रूप से मिलान ना करें। सामान्य रूप से किसान 2-2, 3-3 प्रकार की दवाएं मिलाते हैं जी। उसकी आवश्यकता प्राय नहीं होती और यदि मिलाना जरूरी है तो पता कर लें विशेषज्ञ से। आपके कृषि विभाग के मैदानी कार्यकर्ता, कृषि विज्ञान केंद्र है, जहाँ भी है जी। वो उनका जो संपर्क वो कर सकते हैं जिस माध्यम से, वहाँ से पता कर लें क्योंकि कई बार दवाएं मिलाना अहितकर होता है। दो दवाओं का मिलान जो है वो एक विपरीत असर करने वाला नया मिश्रण तैयार करता है। तो इसका सावधानी रखें और दवाओं का बदल करके। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। बिल्कुल हमारे किसान भाई इस बात का ध्यान रखें कि हमें दवाएं बदल कर इस्तेमाल करनी है, एक ही दवा का लगातार प्रयोग नहीं करना है और साथ में डॉक्टर साहब जैसा कि आपने बताया कि हमें अनुशंसित मात्रा का उपयोग करना नहीं करना। और यहाँ पे बात आ रही है हित की किसान भाइयों के। हम ये बात जानना चाहेंगे, किसान भाई भी जानना चाहते होंगे कि अगर हमें सही बाजार मूल्य लेना है अपनी फसल का, अंततः परिणाम तो हमें यही चाहिए होता कि मुनाफा मिल जाए, क्या करें हमारे किसान भाई? मैं उस पर आता हूँ। एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगा, ये रस चूषक कीटों के प्रबंधन की, कि पीले रंग के चिपचिपे प्रपंच भी स्थापित कर सकते हैं। ये वैकल्पिक तरीका है जो पीले यानी कुछ नहीं है, टीन के पतरे होंगे उनको पीला पोत लें और उस पर ग्रीज जो है मल्टीपर्पज ग्रीज आता है या अरंडी का तेल ज़्यादा जिसमें
चिपचिपाहट होती है हम्म, वो लेपन कर जी। तो रस चूसने वाले कीड़े उड़ते हैं और वो उस पर चिपकेंगे और वो नष्ट हो जाएंगे। और साथ ही साथ वो लोबिया की फसल लगाएं अंतर्वर्ती फसल के बीच में कतार में, तो उसके मित्र कीड़े जो हैं वो संरक्षण संवर्धन पाएंगे। जी बिल्कुल। अब आपने गुणवत्ता की बात, तो मैंने जैसा कहा पहले ही कि कपास इस समय चुनाई चल रही है, तो गुणवत्ता की शुरुआत किसान की चुनाई से ही शुरू होती है। हाँ, चुनाई में उसको सावधानी लेना है, उसके बाद कपास भंडारण करता है उसमें सावधानी। तो चुनाई में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, अभी ठंड का समय चल रहा है और ठंड के कारण ओस गिरती है, आप जानती हैं। तो ओस के कारण जो है कपास का जो रेशा है वो सुबह के समय गीला रहता है। जी। तो प्राय हम किसानों से अपेक्षा करते हैं कि वो 10 बजे के पहले चुनाई ना हो, अच्छा। क्योंकि 10 बजे तक धूप आ जाएगी पर्याप्त, और धूप के कारण जो रेशा है वो उसमें जो नमी है वो सारी की सारी सूख जाएगी, और फिर उसके बाद वो उचित समय होगा तब वो चुनाई करें। हमें एक सूखा फल प्राप्त हाँ, होगा। सूखा फल प्राप्त होगा। दूसरी सावधानी उसको ये लेना है कि जल्दी तोड़ने का किसान कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। उसमें क्या होता है, प्राय उनके साथ सूखी पत्ती आ जाती है, उसके टुकड़े आ जाते हैं, डंठल आ जाते हैं चुनाई में, और वो फिर कपास की गुणवत्ता खराब करते हैं। कई बार किसान धूम्रपान भी करते हैं, और धूम्रपान के साथ साथ जो बीड़ी या सिगरेट पीते हैं वो भी उसका टुकड़ा उसके साथ चला जाता है। जी। तो ये सावधानी उनको लेना है। फिर जो कपास इकट्ठा कर रहे हैं वो एक स्वच्छ कपड़े में चुनाई करके रखें, और एक तिरपाल जो है अपनी खलिहान में बिछा दें। तिरपाल पर उसको साफ सुथरा तिरपाल हो, उस पर चुनाई करने के बाद उसको इकट्ठा जी। तो ये सावधानी लेना है। इसके बाद इसका भंडारण भी हम करते हैं, तो भंडारण में भी लगभग यही बात ध्यान में रखना है। कपास यदि चुनाई के बाद में गीला है तो उसको सुखाना है। जी। भंडारण कक्ष जो है यथा चाहे सुरक्षित स्थान पर यानी जिनसे हम बच्चों की पहुंच ना हो, जानवर ना पहुंचे, चूहे जैसे शत्रु जो हैं वो ना पहुंचे, जी, जी। ये सावधानी रखना चाहिए। पक्का बना हुआ हो, उसमें वायु संचार की व्यवस्था हो, है ना, और उसमें कपास को फिर इकट्ठा करके रखना है। कपास यदि गीला है तो उसको सुखाना है। सबसे महत्वपूर्ण हाँ, बात हम बार-बार सुखाना। किसान भाइयों यदि से कह रहे हैं। सूखेगा नहीं तो कपास में फिर वो फफूंद विकसित होगी और कपास की गुणवत्ता प्रभावित होगी, और बाजार में कपास का मूल्य अपेक्षित नहीं मिलेगा। तो ये उसको सावधानी रखना है। और यदि भंडारण कक्ष में ले जाता है तो अक्सर क्या होता है, पानी की निकासी के लिए कुछ निकास द्वार होते हैं जी। तो उन निकास द्वार पर जालियां यदि नहीं लगी हो तो वो जालियां लगा जी। यदि फर्श कहीं से उखड़ा हुआ है, उसमें दरारें हैं, दीवारों में दरारें हैं, तो उनको सीमेंट से मरम्मत बंद कर दें, मरम्मत कर दें। और बेहतर होगा कि पहले पुताई कर दें अपने भंडारण कक्ष की, और मेलाथियन दवा जो है वो पुताई के चूने में ले करके और उससे पोत दें, तो जो कीट व्याधियों का संक्रमण होने की संभावना है वो भी नहीं होगी, और अच्छी तरह से फर्श जो है वो पानी से साफ कर लें जी। और उसके बाद आपका कपास चुनाई के बाद रखें। तो वो कपास भी जो है सामान्य तौर पर सीधे फर्श पर ना, या तो बोरियां बिछा के रखते हैं, आपकी जूट की बोरियां जो आती हैं उनको, या तिरपाल बिछा के रखते हैं, या लकड़ी के जो पटिए आते हैं बड़े बड़े उनको बिछा के रख दें, क्योंकि नमी जो है जमीन से उनमें कपास में रेशे में ना पहुंच जाए, इसके लिए सावधानी लेने की आवश्यकता है। तो ये सावधानी लेकर के यदि कपास हम भंडारित करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छी गुणवत्ता मिलेगी। यदि चूहा किसी प्रकार की कोई समस्या करता है, आने की संभावना है, तो वहाँ कृंतकनाशी चूहा नाशक रसायन रख सकते हैं। आमतौर पर हम जिंक फास्फाइड रसायन रखने की अनुशंसा करते हैं। ये 2% यानी 2 ग्राम जिंक फास्फाइड दवा जो है वो 98% अनाज में जो है, गेहूँ हो सकता है, चना हो सकता है, या कोई दाल हो सकती है, उसमें रख सकते हैं, या आटे में रख सकते हैं। थोड़ा सावधानी ये रखना है कि
अनाज या जिसमें भी हम रख रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा तेल और शक्कर का या गुड़ का बूरा जो है वो बुरक दें, तो उससे चूहे आकर्षित होते हैं। जी। और दूसरी सावधानी ये लेने की आवश्यकता है कि पहले विषैला चारा ना रखें। जी। हाँ, यदि विषैला चारा रख दिया और चूहे ने एक बार खा लिया तो बाकी साथियों को वो सचेत कर दें। जी, अच्छा। हाँ, और फिर बाकी साथी नहीं आएंगे। जी। इसलिए पहले सादा चारा रखें जी, 3-4 जी। दिन तक, जब वो खाने लगे हम्म। उसकी आदत हो जाए हम्म। तब विषैला चारा रखें। हम्म। और इसमें एक और विकल्प है। जी। ये तो जो जिंक फॉस्फेट दवा बताई ये एक मात्रा विषय, जी। यानी इसकी एक खुराक खाने के बाद चूहा मर जाता है। जी। और साधारण तौर पर इसके कारण इस चूहों की जो दूसरी साथी हैं उसमें भय उत्पन्न हो जाता है कि हमारे साथी अचानक क्यों मर रहे हैं, और फिर वो खाना बंद कर देते हैं। इसलिए अब हम वैज्ञानिकों ने एक ऐसा नया चूहा नाशक तैयार किया है जिसमें आपका धीरे धीरे असर करता है, यानी मल्टी डोज या बहुमात्रा विष कहते हैं, धीमी असर वाला। तो उसकी कई खुराक खाने के बाद चूहा मरता है, और साधारण तौर पर जिस स्थान पर वो खाता है वहाँ से बाहर जा कर के मरता है। जी। तो जो चूहे के साथी हैं उनमें भय नहीं उत्पन्न होता है, और वो उसको खाने का क्रम बराबर बनाए रखते हैं। तो ये सावधानी यदि रखेंगे तो निश्चित रूप से उनको अच्छी गुणवत्ता का अच्छा कपास मिलेगा, और उससे बाजार में अपेक्षित मूल्य उनको मिलेगा। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, आपने सुना कितनी अच्छी जानकारी जी दी हमें डॉक्टर परसाई जी ने कि हमें कपास के लिए बहुत नाजुकता से, है ना सर, ऐसा ही है कि बिल्कुल नाजुकता से हमें उसको संभाल के रखना है, क्योंकि ये तो हमारा सफ़ेद सोना है। बिल्कुल इसे हम सहेज के रखेंगे, सावधानी और सतर्कता रखेंगे तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। डॉक्टर साहब, हम खबरें खेती की सुनते हैं, फिर आगे कार्यक्रम बढ़ता है। तो आइए किसान भाइयों, जानते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि की मुख्य खबरों पर। उन्नत विधि से करें बीजोपचार, गेहूं की उन्नत किस्में बोएं, चने में जैव उर्वरकों का महत्व, मसूर में उकटा रोग का नियंत्रण, और आलू में समन्वित कीट रोग प्रबंधन। और अब खबरें विस्तार से। उन्नत विधि से करें बीजोपचार। बीज उपचारित करने से पूर्व बीज को अच्छी तरह से साफ कर लें। बीजोपचार करते समय धूम्रपान नहीं करना चाहिए। बीजोपचार के पश्चात हाथ पैर साबुन से अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। कवकनाशी के खाली डिब्बों को नष्ट कर देना चाहिए। बीजोपचार करते समय रासायनिक दवाओं का उपयोग पहले करें, तत्पश्चात जैव उर्वरकों का उपयोग करें। कल्चर का उपयोग पैकेट पर लिखी अंतिम तिथि के पूर्व ही कर लेना चाहिए। कल्चर के पैकेट को ठंडे स्थान पर रखें एवं आग और धूप से बचाएं। गेहूं की उन्नत किस्में बोएं। गेहूं की खेती से अधिक उत्पादन पाने के लिए उन्नत किस्मों का बोना आवश्यक है। सिंचित एवं समय से बोनी हेतु WH 147, HI 1077, मंगला, GW 273, GW 322, JW 1142, HI 1479 स्वर्णा, HI 8498, MPO 1106 प्रमुख किस्में हैं। सिंचित एवं पछेती बोनी के लिए HD 2285 लोक 1, HI 1454 आभा, GW 173, HI 1418 नवीन चंदोसी, MP 4010 किस्मों की अनुशंसा की गई है। बीज जनित रोगों से फसल को बचाने के लिए बीज को कार्बेक्सिन से 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। सामान्य दशाओं में बीज की मात्रा 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आवश्यक होती है। 4 से 5 गहराई पर गेहूं की बोनी जताई की बोनी से दूर करना चाहिए। पौधों के बीच की दूरी सामान्य परिस्थितियों में पंक्ति की दूरी 18 से 23 सेंटीमीटर रखते हैं व पछेती बुआई में पंक्तियां 15 से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। चने में जैव उर्वरकों का महत्व। चने की खेती में जैव उर्वरकों का अत्यधिक महत्व है। राइजोबियम जीवाणु कल्चर से बीज उपचारित करने से अधिकतम उत्पादन पाया जा सकता है। बोने से पूर्व बीज को साफ पानी से धोकर सुखा लें। बीज उपचारित करने से पहले 100 ग्राम गुड़ आधा लीटर पानी में डालकर 15 मिनट तक उबालें। यदि गुड़ न हो तो गोंद या मार्ड का भी प्रयोग किया जा सकता है। घोल को अच्छी तरह ठंडा होने पर इस घोल में 1 पैकेट राइजोबियम जीवाणु कल्चर का घोल डालें और अच्छी तरह कल्चर को घोल में मिलाएं। राइजोबियम टीका से 200 ग्राम टीका प्रति 35 से 40 किलोग्राम बीज को उपचारित करें।
मसूर में उकठा रोग का नियंत्रण। मसूर में सूखा या उकठा रोग के कारण अत्यधिक नुकसान होता है। इसके नियंत्रण के लिए कार्बेंडाजिम 1 ग्राम तथा थायरम 2 ग्राम तथा कार्बेक्सिन 1 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज का शोधन करना चाहिए। अगर खेत में उकठा या गेरुई रोग का प्रकोप हो तो मसूर की रोग की प्रतिरोधी प्रजातियों जैसे नरेंद्र मसूर 1, पंत मसूर 4, पंत मसूर 5, प्रिया, वैभव जैसी प्रजातियों की बुवाई करना चाहिए। ग्रीवा गलन या मूल विगलन रोग से फसल के बचाव के लिए 5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर को 2.5 क्विंटल गोबर की खाद में मिलाकर मिट्टी में मिला देना चाहिए। आलू में समन्वित कीट रोग प्रबंधन। आलू की फसल में प्रमुख कीट प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचाने वाले कीट विभिन्न विषाणुओं के वाहक बनकर स्वस्थ पौधों में भी इन्हें पहुंचाते हैं तथा ये विषाणु फसल की अत्यधिक पैदावार कम कर देते हैं, जैसे माहू, सफेद मक्खी व रसाद कीट। इनके समन्वित नियंत्रण के लिए बीज की फसल में फोरेट 10G व इमिडाक्लोप्रिड का प्रयोग करना चाहिए। प्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचाने वाले कीटों में प्रमुख है कटुआ इल्ली, सफेद सुंडी व आलू कंद शलम। कटुआ इल्ली नए उगते पौधों या उनकी छोटी छोटी शाखाओं को रात्रि के समय जमीन के पास से काट देती है। यह दिन में घास फूस में छिपी रहती है। मादा पत्तियों की निचली सतह या गीली जमीन के पास अंडे देती है। इन कीटों का इलाज है गर्मी में खेत की गहरी जुताई करना, सॉइल सोलराइजेशन करना, वयस्क कीटों को प्रकाश प्रपंचों की सहायता से पकड़कर नष्ट करना, अधिक नाइट्रोजन का उपयोग करना, फोरेट 10G या कार्बोफ्यूरान से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भूमि को उपचारित करना, स्टोर में आलू के ढेर के नीचे व ऊपर लेटाना तथा नीम की सूखी पत्तियों की 2 से 3 सेंटीमीटर मोटी तह बिछा देनी चाहिए। तो किसान भाइयों, खबरें खेती में बस इतना ही। आप लगातार देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। डॉक्टर साहब, हमने खबरें खेती की जानी और आपने इतनी अच्छी जानकारी दी कपास के बारे में। इस जानकारी का लाभ हमारे किसान भाई ज़रूर उठाएंगे और अच्छी मुनाफे की नकदी फसल ले पाएंगे। तो आप हमारे साथ आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसान भाइयों, नमस्कार। किसान भाइयों, आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा? कृषि दर्शन कार्यक्रम में आज आपने डॉक्टर सतीश परसाई से जाना कपास की खेती में सामयिक कार्य। ये कार्यक्रम कैसा लगा, इसके बारे में पत्र लिखकर हमें ज़रूर सूचित कीजिए। हमारा पता है द्वारा निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। अब हमें दीजिए अनुमति, स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।